हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स। क्लास 7 तक आपने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स ये सारे नंबर्स पढ़े होंगे। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स ही थे। ये कैसे रैशनल नंबर्स थे, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स से। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या जो नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, जहां पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर होने के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, पी और क्यू जो है वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन, क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/2, 3/4, 0/5, -3/7। यहाँ पर ये नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हैं, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स भी हैं, और क्यू जो है वो जीरो के बराबर भी नहीं है। अब क्यू जो है वो जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले पी जीरो लेके देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। 0/3 ले लेंगे। पी जो है वो हमारा डिविडेंड होता है और क्यू हमारा डिवाइज़र होता है। 3 ज़ीरोज़ आर 0, तो यहाँ पर हमें आंसर 0 मिल गया। अब क्यू ज़ीरो लेके देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। 3/0 ले लेंगे। अब यहाँ पर जो डिविडेंड है वो 3 हो जाएगा और डिवाइज़र हमारा 0। तो 0 1 ज़ार भी 0, 0 2 ज़ार भी 0 और 0 इन्फिनाइट ज़ार भी 0 ही होता है। तो यहाँ पर हमें कोई भी आंसर नहीं मिला। जब कोई भी आंसर नहीं मिला तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यू ज़ीरो होने पे हमें कोई भी आंसर नहीं मिलता, इसीलिए क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब रैशनल नंबर में देखते हैं और कौन कौन से नंबर्स आते हैं। इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स आ जाते हैं, और होल नंबर्स में ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स ही हैं। अब इन नंबर्स को हम अलग अलग करके समझते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव और होल नंबर्स आ जाते हैं, या ऐसे कह लो नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। अब ये किस तरह से रैशनल नंबर्स होते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया। हमें पता है हर एक नंबर का फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। इसी तरह से हर एक नंबर को डिवाइड में भी 1 होता है। अब इसमें डिनोमिनेटर 1 बन गया हमारे पास। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हैं, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स भी हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास रैशनल नंबर बन गया। नॉन इंटीजर्स हमारे पास डेसिमल्स नंबर्स आ जाते हैं। जितने भी डेसिमल्स नंबर्स हैं वो नॉन इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। अब ये कैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, एक नॉन इंटीजर ले लेते हैं 2.5। अब इसको भी डिवाइड में 1 होगा। अब जो p है हमारे पास ये नॉन इंटीजर है, और q जो है हमारे पास ये इंटीजर है। अब ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। अब इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए पॉइंट हटा देंगे तो ये 25 बन जाएगा, और डिवाइड में 1 तो होगा ही। अब पॉइंट्स के आगे हमारे पास जितने डिजिट्स होते हैं उनके बदले हम 0 चढ़ा देते हैं। अब ये यहाँ पे हमारे पास p और q दोनों इंटीजर्स बन गए। तो इस तरह से ये हमारे पास एक रैशनल नंबर बन जाता है। फ्रैक्शंस तो ऑलरेडी हमारे पास p बाई क्यू के ही फॉर्म में होते हैं। अब फ्रैक्शंस में दो टाइप के फ्रैक्शंस आ जाते हैं, इंटीजर फ्रैक्शंस और नॉन इंटीजर फ्रैक्शंस। इंटीजर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जब भी हम उनको डिवाइड करते हैं जो हमें आंसर मिलता है वो एक इंटीजर नंबर ही मिलता है। जैसे कि 8/2 ले लेंगे हम। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। जो 4 मिला हमें वो एक इंटीजर नंबर मिला। तो इंटीजर फ्रैक्शंस को डिवाइड करने पे हमें एक इंटीजर नंबर ही मिलता है। नॉन इंटीजर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जब भी हम उनको डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर एक नॉन इंटीजर नंबर मिलता है। जैसे कि 7/2 ले लेंगे हम। जो इसका आंसर मिलेगा हमारे पास वो 3.5 मिलेगा। 3.5 एक नॉन इंटीजर नंबर हमें मिला यहाँ पर। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका आंसर हमें इंटीजर्स में मिले उन्हें इंटीजर्स फ्रैक्शंस कहते हैं, और ऐसे फ्रैक्शंस जिनका आंसर हमें नॉन इंटीजर्स में मिले उन्हें नॉन इंटीजर फ्रैक्शंस कहते हैं।
अब आती है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ आती है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ कहती है अगर किसी भी कैटेगरी के नंबर को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी सेम कैटेगरी के नंबर के साथ तो हमें आंसर भी सेम कैटेगरी का नंबर ही मिलेगा। जैसे कि अगर होल नंबर को हम प्लस करते हैं होल नंबर के साथ तो हमें एक होल नंबर ही मिलता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हम रैशनल नंबर्स की पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है एडिशन में। अगर हम रैशनल नंबर को प्लस करेंगे रैशनल नंबर से तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/3 को अगर प्लस कर देंगे हम 4/3 के साथ तो हमें आंसर मिलेगा 5/3, एक रैशनल नंबर ही। तो सब्ट्रैक्शन के केस में हम देखते हैं अगर रैशनल नंबर को माइनस करेंगे रैशनल नंबर तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। जैसे 4/2 को अगर हम माइनस कर देंगे 1/2 से तो हमें आंसर मिलेगा 3/2, एक रैशनल नंबर ही। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक रैशनल नंबर के साथ तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। जैसे 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 के साथ तो हमें आंसर मिलेगा 1 3 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4, तो 3/4 एक रैशनल नंबर ही हमें मिलता है। डिवीज़न के केस में देखते हैं क्या होता है। अगर हम रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर होगा तो हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं 1/2 लेंगे उसको डिवाइड कर देंगे 4/3 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, 1 3 ज़ार 3 हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, तो हमें एक रैशनल नंबर मिल गया यहाँ पे। तो सेकंड केस में देखते हैं अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो क्या मिलता है हमें। 1/2 ले लेंगे फिर से हम उसको डिवाइड कर देंगे 0/1 के साथ तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/0 के साथ 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, 2 0 ज़ार 0, तो यहाँ पे हमें ज़ीरो डिनोमिनेटर मिल गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ अंडर डिवीजन क्लोज नहीं है। अगर आप ऐसा लिखते हो तो बिल्कुल सही है। अगर आप इसमें यस लिखते हो कि क्लोज्ड है तो वहाँ पे हमें एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नंबर्स होंगे, अगर हम उनकी पोजीशन को चेंज करेंगे लेकिन उनके आंसर में हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। एडिशन के केस में देखते हैं कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, a प्लस बी हमने ले लिया, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो b प्लस a बन जाएगा। तो a हम 3 ले लेंगे और b हम 2 ले लेंगे, तो 3 + 2 हमारे पास 5 मिला। पोजीशन चेंज करने पे 2 + 3 कर लेंगे, 2 + 3 भी 5, तो 5 = 5, तो दोनों तरह से हमें आंसर सेम ही मिला। मल्टीप्लाई के केस में देख लेते हैं a मल्टीप्लाई बी, पोजीशन चेंज करने पे b मल्टीप्लाई a हो जाएगा हमारे पास। a हम 4 ले लेंगे और b हम 2 ले लेंगे, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा हमारे पास। पोजीशन चेंज करने पे 2 × 4 हो जाएगा और 2 4 ज़ार भी 8 ही होता है, तो हमें आंसर सेम ही मिला। अब सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं हमारे पास ये अप्लाई क्यों नहीं होता। तो a माइनस बी, ए हम 3 लेंगे, माइनस बी हमने 2 ले लिया, 3 - 2 हमारे पास 1 आंसर मिला हमारे पास। पोजीशन चेंज करने पे b माइनस ए हो जाएगा, b जो है हमारा 2 है, माइनस ए हमारा 3 है, 2 - 3 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें अनइक्वल आंसर मिला। डिवीजन के केस में देख लेते हैं हमें क्या आंसर मिलेगा। a डिवाइडेड बाई हम b कर लेंगे, a हम 4 रख लेंगे और डिवाइडेड बाई b हम 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 2 हमें आंसर मिला। पोजीशन चेंज करने पे b डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, b है हमारा यहाँ पे 2, a है हमारा यहाँ पे 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो डिवीजन के केस पे भी जो हमें आंसर मिला वो अनइक्वल आंसर ही मिला हमें यहाँ पर।
थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स होंगे, उनका जो सम और प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे हम उनको किस तरह से भी ग्रुप कर लें। ये प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। एडिशन के केस में देखते हैं, 3 नंबर ले लेंगे हम A, B और C। पहले केस में हम B और C को ग्रुप करके देख लेंगे और दूसरे केस में A और B को हम ग्रुप करके देख लेंगे क्या आंसर हमें मिलेगा। तो A हमने 2 ले लिया, B हम 3 ले लेंगे, प्लस C हम 4 ले लेंगे। 2 + 3 + 4 7 हो जाएगा और 2 + 7 9 हो जाएगा हमारे पास। तो A हमारा 2 है, प्लस B हमारा 3 प्लस C हमारा 4। 2 और 3 को ग्रुप कर लेंगे, 2 + 3 हमारे पास 5 हो जाएगा, प्लस 4, 5 + 4 9 हो जाएगा हमारे पास। तो दोनों केस में हमें 9 ही आंसर मिला। अब मल्टीप्लाई के केस में देख लेते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। A हम 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई B हम 3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई C हम 4 ले लेंगे। तो 2 × 3 × 4 12 हो जाएगा और 2 12 24 मिला हमें यहाँ पर। A 2 B 3 C 4। पहले 2 और 3 को ग्रुप कर लेंगे, तो 2 × 3 6 हो जाएगा, × 4 और 6 4 24। तो दोनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम ही मिला। अब आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है, अगर हमारे पास कोई भी फैक्टर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा टर्म के सम के साथ, तो हमें सेम ही आंसर आएगा अगर हम उस फैक्टर को अलग अलग टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसको आपस में ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई फैक्टर है A, B और C हमारे पास कोई 2 टर्म्स हैं। पहले हम B और C को आपस में ऐड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे A के साथ, हमें सेम आंसर मिलेगा अगर हम A को मल्टीप्लाई करें B के साथ और A को मल्टीप्लाई करें C के साथ और फिर इनको आपस में ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, A हम 2 ले लेंगे, B हम 3 ले लेंगे और C हम 4 ले लेंगे। 2 × 3 + 4 हमें 7 हो जाएगा और 2 7 14। सेकंड केस में देखते हैं, A है हमारा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, B है हमारा 3 के साथ, प्लस A है हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, C है हमारा 4 के साथ। 2 3 6 प्लस 4 2 8 और 6 + 8 हमारा हो जाएगा 14। तो दोनों केस में हमें 14 ही आंसर मिला। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 जो है हमारा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। 1 को जब भी हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ओरिजिनल नंबर ही वापस मिलता है। जैसे A को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लें या 1 को A के साथ मल्टीप्लाई कर लें, हमें ओरिजिनल नंबर A ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, 2 हम ले लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 2 ही आएगा, या 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ तो 1 2 2 ही आया, हमारे पास ओरिजिनल नंबर ही वापस मिला हमें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रिसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जब हम उसको ओरिजिनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 1 मिलना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी फ्रैक्शन का हमें उस फ्रैक्शन को फ्लिप करने से मिल जाता है। जैसे कि 2/3 है हमारे पास एक फ्रैक्शन, जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो 3 हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, तो हमारे पास आंसर 1 मिल गया। तो किसी भी नंबर का रिसिप्रोकल उसको फ्लिप करने से हमें मिलता है। तो 2/3 जो था, इसका जो रिसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो हमारे पास 3/2 होगा। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा वैल्यू जब भी हम उसको किसी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर ही वापस आना चाहिए। तो वैसा नंबर हमारे पास एक ही है, वो है 0। 0 को जब भी हम किसी के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर ही वापस आता है। जैसे 2 में हम 0 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 2 ही वापस मिलेगा। तो 0 जो है यहाँ पर ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इन्वर्स, किसी भी गिवन नंबर में हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें ताकि हमारा सम जो है वो 0 बन जाए, इसी को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि ये 0 बन जाए। 2 में हम -2 को ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो 2
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 0 बन जाएगा हमारा। किसी भी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसी का नेगेटिव नंबर होता है। जैसे +2 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -2। इसी तरह से अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे -3 ले लिया हमने, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो +3 होगा। किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसका अपोजिट नंबर होता है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।